प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का संस्थागत दृष्टिकोण अथवा संस्थागत उपागम क्या है? विस्तार से व्याख्या करें। उत्तर, संस्थागत उपागम। इससे पहले कि हम संस्थागत उपागम पर विचार विमर्श करें, इस बात पर बल देना महत्वपूर्ण है कि संस्थाओं का अर्थ क्या है। हालांकि प्रथा या कानून द्वारा स्थापित व्यवहार या गतिविधियों के एक सुसंगत और संगठित प्रतिरूप को मोटे तौर पर एक संस्था कहा जा सकता है, इसलिए एक संस्था के अर्थ में केवल संसद और न्यायपालिका जैसे निकाय ही नहीं बल्कि समाज के रीति रिवाज तथा किसी अन्य प्रतिरूप वाले व्यवहार भी शामिल है, जैसा कि आप इस तथ्य से अवगत होंगे कि विवाह भी समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतु एक संस्था है। अतः संस्था शब्द की परिभाषा में अनुशासनात्मक भिन्नता आश्चर्यजनक नहीं होनी चाहिए, इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में संस्थाओं का अध्ययन है। यह परंपरा बिल्कुल भी नवीन नहीं है, बल्कि अरस्तु के विचारों की तरह प्राचीन। इस उपागम की चिंता को मोटे तौर पर इस आधार पर समझा जा सकता है कि संस्थाएं बेहतर जीवन के लिए समाज विषय या नागरिकों का पोषण कैसे करती है। अरस्तु ने इस मानक प्रश्न को समझने के लिए कि कौन सी संस्थाएं बेहतर कार्य करती है, 158 संविधानों की तुलना की। मैकियावेली ने प्रिंस की संस्था को अनेक सलाह दी ताकि प्रजा पर उचित नियंत्रण किया जा सके। यहां तक कि जब हॉब्स ले विधान 2009 लिख रहे थे, तब भी वे अंग्रेजी गृहयुद्ध से चिंतित थे और इसलिए उन्होंने मजबूत संस्थानों के लिए प्रचार किया। संस्थानों से संबंधित विचारकों की यह सूची अति विस्तृत है और इसे यहां विस्तृत करने की आवश्यकता भी नहीं है, परंतु यह समझना आवश्यक है कि शुरू से ही कई विचारक किसी न किसी तरह से संस्थानों से संबंधित थे। हालांकि बाद के समय में संस्थागत उपागम एक विधि के रूप में प्रमुख समर्थकों कार्ल फ्रेडरिक जेम्स ब्राइस, एल लोवेल, हरमन फाइनर और सैमुअल फाइनर के विचारों द्वारा मुख्यधारा बन गया। जीन ब्लॉडल ने इस संबंध में तर्क दिया कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जेम्स ब्राइस और लोवेल इस क्षेत्र में उनके प्रमुख योगदान के कारण राजनीतिक अनुशासन के तहत अध्ययन की एक भिन्न शाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के सच्चे संस्थापक है। ब्राइस को उनके अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1888 और मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921 में योगदान के लिए जाना जाता है। अपने कार्य द्वारा आधुनिक लोकतंत्र के तहत उन्होंने विधायिका के कामकाज और उसके पतन को समझने की कोशिश की। लोवेल ने फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि का अलग अलग अध्ययन किया और जनमत संग्रह और उसके प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करने की मांग रखी। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप 1896 और पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट 1913 शामिल है। हालांकि उनसे पहले के विद्वानों ने भी संस्थानों का अध्ययन किया, ब्राइस और लोवेल ने इस विषय में तर्क दिया कि इस तरह के अध्ययन अधूरे थे, परंतु इसके लिए उन्होंने कोई गहन तर्क नहीं दिया। उन्होंने इस विषय पर बल देते हुए कहा है कि न केवल सरकार के सैद्धांतिक आधारों का अध्ययन करना आवश्यक है, बल्कि सरकार की प्रथाओं को उजागर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो संस्थागत उपागम से पहले के विचारों में गायब था। इसके साथ ही एक शोधकर्ता को राजनीतिक व्यवस्था की बेहतर समझ और तुलना के लिए तथ्यों और सैद्धांतिक तर्कों दोनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु उन्होंने गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों को प्रयोग करने का भी सुझाव दिया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक संस्थागत उपागम राजनीतिक विज्ञान के अनुशासन के मुख्य स्तंभों में से एक था। अनेक विद्वानों ने इस विषय में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका को समझने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की सरकारों की तुलना करते हुए बतलाया कि अमेरिकी सरकार यूरोपीय सरकारों से क्या सीख सकती है। संस्थागत उपागम की कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो इस उपागम को विस्तार से समझने में सहायता प्रदान करती हैं। गाय पीटर्स 1999 संस्थागत उपागम की विशेषताओं को निम्नानुसार सूचीबद्ध करते हैं। संस्थागत उपागम के लक्षण। विधिपरायणता। संस्थागत उपागम ने विभिन्न संस्थानों की तुलना में कानून को केंद्रीय स्थान दिया। ऊपर लिखित विल्सन के उदाहरण में भी सरकार के प्रकारों पर उनके द्वारा बल देने के माध्यम से कानून की प्रमुखता दिखती है। कानून की प्रमुखता को मोटे तौर पर इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि कानून राजनीतिक जीवन का आधार है और नागरिकों के व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। उपागम में इसकी केंद्रीयता के बावजूद, विद्वान कानून और समाज के बीच संबंधों की व्याख्या में भिन्न है। गाय पीटर्स 1999 का मानना है कि राजनीतिक ज्ञान के आधार के रूप में कानून के अध्ययन ने प्रशिया राज्य में और उसके बाद जर्मनी में अपनी प्रशंसा प्राप्त की। संरचनावाद। संस्थागत उपागम के विद्वानों के अनुसार, संरचना द्वारा ही व्यवहार को निर्धारित किया गया है, इसलिए प्रमुख संस्थागत विशेषताओं तथा आदर्श प्रकार की सरकार जिसमें संसदीय या राष्ट्रपति प्रकार शामिल है, इसके तहत संसद के विभिन्न मॉडल और राष्ट्रपति सरकारों पर बड़े पैमाने पर शोध किया गया। इस उपागम में अध्ययन की गई संरचना औपचारिक और संवैधानिक थी, जिसके विषय में शोधकर्ता द्वारा यह धारणा रखी गई कि संरचना के मुख्य पहलुओं की पहचान करके प्रणाली के व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। साकल्यवाद। संस्थागत उपागम का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं ने संपूर्ण प्रणालियों की तुलना करने का प्रयास किया। यद्यपि इस विषय का सामान्यीकरण करना कठिन है क्योंकि शोधकर्ता बड़ी प्रणालियों का ही अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें राजनीतिक जीवन की जटिल प्रकृति और व्यवहार को प्रभावित करने में विभिन्न पहलुओं की परस्पर क्रिया से सुसज्जित किया जा सके।
ऐतिहासिकता। समकालीन राजनीतिक संस्थाएं निस्संदेह अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों में अंतर्निहित है। संस्थागत उपागम में उन संस्थानों का ऐतिहासिक विश्लेषण शामिल था जिन्हें शोधकर्ता समझने और विश्लेषण करने के लिए तैयार है। ऐतिहासिक परिस्थितियों की समझ से शोधकर्ता को उचित भविष्यवाणी के लिए विकास के प्रतिरूप को समझने में मदद मिलती है। ऐतिहासिक परिस्थितियां समाज और राजनीति के बीच जटिल संबंधों की भूमिका पर भी विचार करती है, जो राजनीतिक व्यवस्था का ही एक समृद्ध परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है। सामान्यता। संस्थागत उपागम प्रकृति से नियामक था। जीवन क्या होना चाहिए और इसे प्राप्त करने में अच्छी सरकार की क्या भूमिका होंगी जैसे प्रश्नों से संबंधित था। व्यवहारवादी विद्वानों द्वारा संस्थागतवादियों के आदर्शात्मक विश्लेषण पर हमला किया गया। आलोचना। संस्थागत उपागम अनुशासन में प्रमुख था, हालांकि इसमें कमियां हैं जो मुख्य रूप से व्यवहारवादी विद्वानों द्वारा इंगित की गई थी। राजनीतिक विज्ञान विषय में वैज्ञानिक क्रांति मतलब था कि तथ्य आधारित सिद्धांतों के लिए उपागम की काल्पनिक प्रकृति को खारिज कर दिया गया था। इन कमियों को इंगित करने का प्रयास यहां करेंगे जिनका संस्थागत उपागम सामना करता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संस्थागत उपागम ने राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में संरचना को एक प्रमुख भूमिका प्रदान की है। हालांकि उपागम की इस संरचनात्मक प्रकृति ने कुछ महापुरुषों को छोड़कर व्यवस्था के पोषण में व्यक्तियों या समूहों की भूमिका पर विचार नहीं किया। आज की वैश्वीकृत दुनिया से यह बहुत स्पष्ट है कि राज्य के गैर संरचनात्मक पहलू जैसे कॉर्पोरेट और अन्य गैर राज्य अभिनेता भी इस व्यवस्था पर एक मजबूत प्रभाव रखते हैं। इसके अलावा रॉय मैक्रिडिस 1955 ने तर्क दिया कि औपचारिक संस्थानों का अध्ययन करने के लिए संस्थागतवाद की प्रवृत्ति ने इस उपागम को यूरो केंद्रित प्रकृति में संकीर्ण बना दिया। आमंड और कोलमैन ने यह भी बताया कि संस्थागत उपागम को एक संकट का सामना करना पड़ता है क्योंकि यह तीसरी दुनिया के देशों की राजनीतिक व्यवस्था को समझ नहीं सका जहां यह संस्थान यूरोपीय समकक्षों की तरह कम या विकसित ही नहीं थे। संस्थागत उपागम की ऐतिहासिकता और मानक विश्लेषण पर अनुशासन में व्यवहारिक क्रांति के साथ हमला हुआ। व्यवहारवादी विद्वानों ने राजनीतिक व्यवस्था को समझने और भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए तथ्यों पर अधिक जोर दिया। आदर्श से तथ्य को अलग करने के लिए रैली की और क्या होना चाहिए के मानक प्रश्न के बजाय यह समझने में लगे रहे कि क्या है। इसके अलावा उपागम का समग्र अनुसंधान, जिसके कई फायदे हैं, इसमें न केवल सामान्यीकरण करना बल्कि इनकी तुलना करना भी मुश्किल बन जाता है। मैक्रिडिस 1960 इस संबंध में उस समय सही थे जब उन्होंने बतलाया कि तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक की तुलना में अधिक वर्णनात्मक है। इस पर थोड़ा और विस्तार करने के लिए, यदि हम भारत और इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था पर शोध करते हैं, तो हम समग्र उपागम के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था को समझने और औपचारिक संस्थानों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं जिसके अंतर्गत पद्धति संबंधित राजनीतिक प्रणालियों की तुलना के बजाय उनका वर्णन करती है। समापन। इसकी कमियों के बावजूद यह तर्क दिया जा सकता है कि संस्थागत उपागम राजनीति विज्ञान अनुसंधान के स्तंभों में से एक है। औपचारिक संस्थानों और समाज के साथ उनके संबंधों पर आज भी किए गए शोध की विशाल मात्रा इस उपागम की प्रमुखता का एक नियम है। व्यवहारिक क्रांति ने निश्चित रूप से उस उपागम की कमी की ओर इंगित किया है, लेकिन इनमें से कुछ कमियों को नए संस्थागत उपागम के उदय से संबोधित किया गया है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.